फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड एजुकेटर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम अपने एक्सपोर्ट प्रोसीजर कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि 100 मिनट्स ड्यूरेशन पर ही इंशाअल्लाह इख्तिताम पजीर होगा। ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर कंप्लीट कोर्स A to Z एक्सपोर्ट में आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगा और आप पूरे एतमाद से बग़ैर किसी को कंसल्ट किए अपने तमाम एक्सपोर्ट टास्क कंप्लीट कर सकेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बस शर्त सिर्फ ये है कि वी नीड योर 100 मिनट्स, दैट्स इट। तो आइए आगाज़ करते हैं प्री एक्सपोर्ट वर्किंग से। नंबर 1, सेलेक्ट योर बिजनेस बैनर, आई मीन कंपनी नेम। फ्रेंड्स, आपकी एक्सपोर्ट कंपनी का नाम कैची और प्रोफेशनल बेस्ड होना चाहिए। मसलन अगर आप गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हो तो लफ्ज़ गारमेंट्स या इससे रिलेटेड दीगर वर्ड्स जैसा कि क्लॉथ वेयर, फैशन वेयर जैसे अल्फाज आपके कंपनी नेम में ज़रूर आने चाहिए। कंपनी नेम की मिसाल कुछ इस तरह से दूंगा: मैसर्स XYZ फैशन एवेन्यू, मैसर्स XYZ फॉर्मल वेयर्स, मैसर्स XYZ गारमेंट्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़। ये आपके फ्यूचर क्लाइंट्स को गूगल सर्च के ज़रिए आप तक और आपकी प्रोडक्ट तक पहुंचने में यकीनन मदद देंगे। नंबर 2, अप्लाई फॉर NTN नेशनल टैक्स नंबर। कंपनी नेम सेलेक्ट कर लेने के बाद आप इसके मुताबिक NTN नंबर के लिए अप्लाई करोगे, जो कि बआसानी EFBR पर अप्लाई किया जा सकता है। ज़्यादातर FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 2 तरह की कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। नंबर 1, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, नंबर 2, पार्टनरशिप कंपनी, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन पर अपना ड्यू शेयर डिवाइड कर लेते हैं। आप इन दोनों में से जिस तरह की कंपनी बनाना चाहते हो इसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन लीजिए। नंबर 3, अप्लाई फॉर STRN यानी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। ये भी आप ऑनलाइन EFBR पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 2 तरह की कंपनीज होती हैं। नंबर 1, ट्रेडर, नंबर 2, मैन्युफैक्चरर। अगर आप एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस हो तो एज अ ट्रेडर रजिस्टर्ड किए जाओगे, और अगर आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो फिर आप एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड हो सकते हो। नंबर 4, बैंक अकाउंट। आप कंपनी नेम से अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे, जो किसी भी बैंक में बआसानी ओपन किया जा सकता है। नंबर 5, अप्लाई फॉर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एज अ एक्सपोर्टर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा। नंबर 6, गेट ID पासवर्ड फॉर ऑनलाइन फाइलिंग योर गुड्स डिक्लेरेशन फॉर कस्टम क्लियरेंस। इसमें मेरे पाकिस्तानी दोस्त अपनी रजिस्ट्रेशन VBOG यानी वेब बेस्ड वन कस्टम के थ्रू अप्लाई करेंगे, जिसके अगेंस्ट उन्हें एक ID पासवर्ड इशू कर दिया जाएगा, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। मेरे इंडियन फ्रेंड्स, इस तरह की रजिस्ट्रेशन यानी IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के असूल के लिए DGFT यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को अप्रोच करेंगे। इसके साथ साथ उन्हें RCMC यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट के लिए EPC यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से कांटेक्ट करना होगा। मेरे बांग्ला फ्रेंड्स, इस तर्ज के ID पासवर्ड के लिए NBR यानी नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कांटेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई टी एक्सपोर्टर हो तो उसे ERC यानी एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लेना होगा, जो कि BTB बांग्लादेश टी बोर्ड इशू करता है। नंबर 7, रैक्स रजिस्ट्रेशन
دی ریکس سسٹم ایک ایکسپورٹ رجسٹریشن سسٹم ہے جو یورپین کنٹریز کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ سسٹم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور کچھ دیگر ایشین کنٹریز میں پریکٹس کیا جاتا ہے۔ پاکستانی ایکسپورٹرز اس کی رجسٹریشن آن لائن ٹیڈیپ یعنی ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے آفس سے پروسیس کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا سرٹیفکیٹ آف اوریجن یا فارم اے ہوتا ہے جو کنٹری آف اوریجن ڈکلیئر کرتا ہے۔ اب یورپ کے 29 ممالک کے ساتھ ساتھ ٹرکی کے لیے بھی یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ امپورٹنٹ نوٹ، بریگزٹ ٹرانزیشن پیریڈ اوور ہونے کے بعد جو کہ گزشتہ سال 31 دسمبر 2020 کو ایکسپائر ہوا، اب یو کے ایکسپورٹ کرنے کے لیے پاکستانی ایکسپورٹرز کو ریکس سرٹیفکیٹ کے بجائے جی ایس پی اسکیم یعنی جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز کو اڈاپٹ کرنا ہوگا جو کہ 1 جنوری 2021 سے اپلائی کر دیا گیا ہے۔ نمبر 8، سلیکشن آف پروڈکٹ فار ایکسپورٹ۔ فرینڈ، ایکسپورٹ پروڈکٹ کا انتخاب ہمیشہ اپنے نالج اور ایکسپیرئنس کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ 90% نیو ایکسپورٹرز ہمیشہ سیزنل ٹرینڈ پروڈکٹس کا انتخاب کر لیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ ایکسپورٹ ٹرینڈ پر نئے ایکسپورٹر کو کبھی بھی کام کرنے کی غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ انیشیل اسٹیج پر ہمیشہ کوشش کریں کہ ڈیمانڈ اسٹیبلٹی والی پروڈکٹس پر کام کیا جائے، نہ کہ سیزنل ٹرینڈ پروڈکٹس پر، کیونکہ اچانک ٹرینڈ ریورسل ہونے سے آپ کی آرڈر فورکاسٹ شدید متاثر ہوگی اور مارکیٹ کریڈیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے اسپریڈ آؤٹ یا امیڈیٹ ڈسپوز آف میں بھی مارکیٹ سپورٹ نہیں ملے گی، اس لیے آپ ایک بڑا لاس کر بیٹھیں گے۔ میری ایڈوائس ہوگی کہ آپ انیشیل اسٹیج پر صرف رائزنگ ڈیمانڈ پروڈکٹس پر ہی کام کیجیے، ایکسپورٹ ٹرینڈ کے چکر میں مت پڑیے۔ دوسری صورت میں اگر آپ ایز این ایکسپورٹر مینوفیکچرنگ یونٹ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہو تو پھر ان چند باتوں کا خیال رکھیے۔ نمبر 1، ان پروڈکٹس پر ورکنگ کیجیے جن کا را میٹیریل آپ کی کنٹری یا نیبرنگ کنٹریز میں وافر مقدار میں اویلیبل ہو۔ اس سے آپ کی فریٹ کاسٹ اور ٹرانزٹ ٹائم کم ہو جائے گا۔ نمبر 2، اپنے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ تمام را میٹیریلز کا اپ ڈیٹڈ نالج ضرور حاصل کریں۔ نمبر 3، آپ کو اپنی پروڈکٹ کوالٹی لیولز یعنی ہائی، میڈیم، لو پر مکمل بریفنگ اور کمانڈ ہونا چاہیے، جس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ ہر کلائنٹ کو اس کے بجٹ کے حساب سے پرائسز کوٹ کر سکیں گے۔ دوسرا، ایسے کلائنٹ جو آپ کی پرائسز کو ہائر سائڈ پہ ڈکلیئر کر رہے ہوں، آپ انہیں کنونس کر سکیں گے کہ آپ کی پرائسز کوالٹی کی وجہ سے ہائی ہیں۔ نمبر 4، آپ کوئی بھی فنش پروڈکٹ بنانے سے پہلے اس کی لینڈڈ کاسٹ اچھی طرح ورک آؤٹ کریں۔ اسٹیمیٹڈ لینڈڈ کاسٹ آپ کی پرائس اسٹیبلٹی کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ نمبر 5، اپنے تمام پروڈکٹ کے حوالے سے آپ کے پاس ایکوریٹ پروڈکشن ٹائمنگز کی ورکنگ ضرور ہونا چاہیے، جس سے آپ کا ڈیلیوری شیڈول کم سے کم متاثر ہوگا اور آپ کلائنٹس کو بروقت ڈیلیوری پرووائڈ کر سکیں گے۔ نمبر 9، سلیکشن آف مارکیٹ فار ایکسپورٹ۔ کسی بھی کنٹری یا مارکیٹ کو فائنلائز کرنے سے پہلے ان چیزوں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 1، پاپولیشن یعنی آبادی، مطلب آپ جس کنٹری میں ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہو وہاں کی پاپولیشن کتنی ہے، جی ڈی پی ریٹ کیا ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ کتنا ہے، یہ سب معلومات آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ ورنہ اگر آپ صرف پاپولیشن کو دیکھ کر پروڈکٹ مارکیٹ کرتے ہو تو ہو سکتا ہے اس ملک کا ان امپلائمنٹ ریشو
more than 30% हो और आपने इस 30% को भी बाइंग पावर के साथ वर्कआउट कर लिया हो, इससे बाकी फैक्टर्स भी मुतासिर होंगे। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आपको ये भी देखना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किस हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मसलन अगर किसी मुल्क में रेलवे सिस्टम मौजूद ही ना हो तो वहाँ आपको अपने कार्गो बाय एयर या बाय रोड ट्रांसपोर्ट करना होगा और इससे ऑलरेडी आपकी फ्रेट कॉस्ट 5% हायर पे चली जाएगी। इसके साथ साथ अगर किसी मुल्क में रोड स्ट्रक्चर भी सपोर्टिव ना हो और आपको अपने प्रोडक्ट दूर दराज इलाकों में पहुंचाने में मुश्किलात का सामना हो तो वहां आप ओवरऑल 20 to 25% कंट्री एरिया में ही काम कर पाओगे। नंबर 3, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ आइटम्स लिस्ट। आप अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्टिंग कंट्री के कस्टम टैरिफ और इससे रिलेटेड SRO बेनिफिट्स या ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ चेक कीजिए। अगर आपकी प्रोडक्ट का रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी टैक्सेस उस मुल्क में ज़्यादा हो तो वहाँ आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें मार्केट नहीं बना पाएंगे। नंबर 4, परमिट और लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट। ये भी चेक कीजिए कि जिस मुल्क को आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो वहाँ कोई परमिट या लाइसेंस तो इन्वॉल्व नहीं जो कि बाद में आपके इंपोर्टर को अप्रूवल ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम का शिकार हो और आपकी डील कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाएं। नंबर 5, एक्सचेंज कंट्रोल रूल्स एंड रिकवरी ऑफ पेमेंट। जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करने का इरादा रखते हो वहाँ के एक्सचेंज कंट्रोल रूल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की स्टेबिलिटी और रिकवरी ऑफ पेमेंट के इश्यूज़ पर ज़रूर गौर कीजिए, क्योंकि 35% अफ्रीकन कंट्रीज़ से आपको ऑर्डर तो बहुत बड़ा मिल सकता है, लेकिन अगर 50% पेमेंट भी ब्लॉक हो जाए तो रिकवरी एक मुश्किल अमल होता है। आमतौर पर इस तरह की कंट्रीज़ के बायर्स आपको 50% एडवांस और 50% क्रेडिट पर एग्री कर लेते हैं और इसके तहत आप डील फाइनल कर लेते हो, लेकिन याद रखिए ये गलत है। इवन इन केस ऑफ LC भी बगैर किसी फर्स्ट क्लास बैंक की एड कन्फर्मेशन आप एक्सेप्ट ना कीजिए। नंबर 10, हाउ टू फाइंड बायर्स फॉर एक्सपोर्ट। ओवरसीज़ बायर्स या इंपोर्टर तलाश करने के लिए चंद टिप्स हाजिर खिदमत हैं। A, गो थ्रू B2B प्लेटफॉर्म, फॉर एग्ज़ाम्पल अलीबाबा। आप अलीबाबा पर अपनी कंपनी एज अ सेलर विद स्टेटस ऑफ गोल्ड मेंबर रजिस्टर करा लें, जिसके बाद आपका डायरेक्ट एक्सेस इंटरनेशनल बायर के साथ मुमकिन होगा और आप अलीबाबा के थ्रू डायरेक्टली अपनी ऑफ़र्स इन बायर्स को सबमिट कर सकेंगे। ये बायर्स तलाश करने का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। B, गो थ्रू ट्रेड जर्नल्स एंड मैगज़ीन्स। आप इंटरनेशनल ट्रेड जर्नल्स और मैगज़ीन्स से भी अच्छे बायर तलाश कर सकते हैं, मसलन 4 कोड ट्रेड मैगज़ीन, ग्लोबल ट्रेड मैगज़ीन, एशियन ट्रेड मैगज़ीन, इंटरनेशनल ट्रेड मैगज़ीन। C, गो थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशंस। आप इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स और ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइजर्स के ज़रिए भी बायर तलाश कर सकते हैं, मसलन CFTC चाइना फॉरेन ट्रेड सेंटर, GTFO ग्लोबल फॉरेन फेयर ऑर्गेनाइजेशन, WFTA वर्ल्ड फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, EFTA यूरोपियन फेयर ट्रेड एसोसिएशन। D, go through trade commercial directories like Top 10 Yellow Pages,
etc. E. Go through local consulate office. आप मुतल्लिका कंट्री की एम्बेसी या कॉन्सुलेट जनरल के ट्रेड सेक्शन डिपार्टमेंट से भी बायर डिटेल्स ले सकते हैं। F. Go through चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी इंटरनेशनल बायर डिटेल ले सकते हैं। G. Go through TDAP। आप ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से भी कंट्री वाइज इंटरनेशनल बायर डिटेल्स ले सकते हैं। H. Go through फ्रीलांस साइट्स। आप फ्रीलांस साइट्स को भी विज़िट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायर्ड कंट्री मार्केट डिटेल्स के साथ एक डिमांड अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ऑस्ट्रेलिया में बायर तलाश करने जा रहे हो तो आप लिखिए फाइंड मी सम बायर्स इन ऑस्ट्रेलिया। यकीन कीजिए एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास सैकड़ों रिस्पॉन्स आ जाएंगे। आई. गो थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन पर अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रोडक्ट को बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ पोस्ट करते जाइए। चंद हफ्तों में बायर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव आपसे रब्ता करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स आपको बायर प्रोवाइड करने में मददगार साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जिससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अब इस लेसन नंबर 1 का यहाँ इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। कीप ज्वाइनिंग, कीप वाचिंग। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।